नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने सबको चौंका दिया और इस बार जो मामला है वो संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है। उसमें जिस तरह के फेरबदल हुए उसकी कल्पना कम से कम उन लोगों ने तो नहीं की थी जो टीले पर बैठकर खबरों की जानकारी होने का दावा करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि साहब इसे हमने ब्रेक कर दिया। तो असल में कम से कम इन 7-8 सालों में तो यही जोड़ी जो है वो खबरों को ब्रेक करती है और तब लोगों को पता चलता है। बहरहाल, तो अभी जो नया डेवलपमेंट हुआ, जो पुनर्गठन हुआ, उस पुनर्गठन में दो नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। हालांकि उसके और पहलुओं पर बात होनी चाहिए, क्योंकि वो जो उसमें तमाम चीजें हैं वो बहुत कुछ इशारा करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि दो कद्दावर नेता और मंत्री, एक मुख्यमंत्री और दूसरे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज चौहान की विदाई क्यों हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस पर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले जो नई पार्लियामेंट्री बोर्ड बनी है या आप कहिए कि जिसका पुनर्गठन हुआ है, उसमें कौन लोग आए हैं और दरअसल इस पुनर्गठन से किस तरह का संदेश देने की कोशिश हुई है। मैं सबसे पहले नाम लूंगा BS येदियुरप्पा का। कर्नाटक जितना सहज समझा जा रहा है, असल में उतना सहज है नहीं। इस बात को स्पष्ट कर दिया इस संसदीय बोर्ड में BS येदियुरप्पा को लाकर, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे, फिर उनको हटना पड़ा। लेकिन वो जो लिंगायत समुदाय है, जिसके वो सबसे कद्दावर नेता हैं, जाहिर तौर पर उसके वोट की बड़ी जरूरत है अगर कर्नाटक में भाजपा दोबारा चुनाव जीतना चाहती है, एक, और दूसरा फिर उसी के बाद लोकसभा का भी चुनाव है। तो जाहिर तौर पर उस समुदाय का को किसी तरह की उसकी नाराजगी मोल न ली जाए और सबसे बड़ी चीज BS येदियुरप्पा खुश रहे। एक तो ये चीज स्पष्ट समझ में आती है। फिर आप देखिए लक्ष्मण साहब को इसमें रखा गया है, तेलंगाना से आते हैं वो, और तेलंगाना किस तरह भाजपा उसे लेकर तैयारी कर रही है, इससे आप सब लोग वाकिफ होंगे। और इसका अनुमान आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो कई महत्वपूर्ण स्टेट हैं उसमें तेलंगाना भी एक शुमार है, जहां वहां ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा में भी भाजपा की तैयारी है। तो इस लिहाज से लक्ष्मण साहब का पार्लियामेंट्री बोर्ड में आना देखा जा सकता है। फिर आप देखिए कि इकबाल सिंह को इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा गया, और यह बहुत बड़ी बात है। यह देखा जा रहा है इस रूप में कि वो सिख कम्युनिटी से पहले ऐसे हैं जो संसदीय बोर्ड का हिस्सा बन रही है। भी अपने आप में एक बड़ी घटना इस लिहाज से, जब यह देखा जाए कि पंजाब को किस तरीके से फोकस कर रही है भाजपा, वहां अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखना जरूरी है। एक और चीज जो इसमें दिखाई दे रही है वो, अगर आप क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से देखें तो दक्षिण से हमने आपको दो बताया, एक हमने आपको उत्तर से बताया पंजाब, और सुदूर पूरब आप चले जाइए जहां भाजपा ने पिछले 7-8 सालों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, वहां से सर्बानंद सोनोवाल को यहां लाया गया। तो ये आप इस तरीके से देखिए तो एक बड़ा डेवलपमेंट दिखाई देता है कि किस तरह से इस बोर्ड में, खास तौर से मैं इसे विशुद्ध राजनीतिक नजरिए से देख रहा हूं कि इसको इस तरह से सजाया गया है ताकि दक्षिण में भी संतुलन बनाया जा सके, और खासकर वहां जहां भाजपा सबसे मजबूत दावेदारी पेश करने की कवायद कर रही है, और फिर पंजाब में जहां से उसे बड़ी संभावना है, और उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट। ये 4 चीजें हम देख पा रहे हैं इस जो नई पार्लियामेंट्री बोर्ड बनी है, आकार में आई। अब अगला सवाल उठता है कि ये साहब सब तो ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड, लेकिन ये नितिन गडकरी को क्यों हटा दिया गया? अच्छा, चर्चा क्या चल रही कि देखिए प्रधानमंत्री जो है वो नितिन गडकरी से घबराए हुए, डर गए। अब उसके लिए फिर और एक चीज ये भी कही जा रही कि दरअसल वो जो है तमाम इधर उधर जाकर बयान देते रहते हैं, और उस बयान से जो है वो सरकार असमंजस में पड़ जाती है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, दरअसल नितिन गडकरी वो चेहरा है
जिसके इर्द गिर्द जो विपक्ष है वो एक ताना बाना बुन सकता है। और ये जो संभावना लोग बिहार में नई बयार बही है, उस बयार के जरिए जो 50-60 सीट कम करने की उन लोगों की अपनी योजना है, उस योजना के बाद वो लोग ऐसा देखते हैं कि नहीं, वो दरअसल नितिन गडकरी बन सकते हैं ना, पीएम मटेरियल है। तो इस वजह से भी जो है उनको बाहर किया गया। देखिए, ये तमाम तरह के जो आप ये कहिए कि तर्क दिए जा रहे हैं, असल में ये तर्क वही लोग दे रहे हैं जो लोग, आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक जमीन को तो वो समझते हैं, लेकिन अब कुछ तो कहना है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए इस तरह के तर्क बुने और गढ़े जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप लोकप्रियता का पैमाना जरा देखिए। जो नरेंद्र मोदी की अपनी लोकप्रियता है, उसमें मुझे नहीं लगता कि ये जो लोग बाहर गए हैं उसमें कोई कहीं ठहरता भी है। तो इसलिए वो जो प्रतिस्पर्धा वाला मामला है वो 2013 तक तो था। 2013-14 में हाँ चलिए रेस लगी हुई है, और अब भाजपा का कौन रेस में सबसे आगे जाएगा, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, ये शायद 19 में भी हो सकता था। लेकिन अब तो वो चेहरा इस तरीके से स्थापित हो चुका है कि सत्ता पक्ष विपक्ष कहीं कोई उस लोकप्रियता का जो उन्होंने अपना एक पैमाना खड़ा किया है वहां तक कोई पहुंच पा रहा हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब बातें तो कहने सुनने की हैं कि वो डर गए हैं और बयान दे रहे हैं, इसलिए सरकार असमंजस में पड़ जा रही है, उनका काम इतना अच्छा हो गया। देखिए, वो सब ठीक है। असल मसला जो समझ में आता है नितिन गडकरी के बाहर जाने का, वो एक है, और इसमें दो चीजें और जुड़ी हुई हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस को लिया गया। जब देवेंद्र फडणवीस चर्चा चल रही थी को मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बने, वो डिप्टी सीएम बने, तो ये चर्चा हुई कि देखिए देवेंद्र फडणवीस के पर कतर दिए गए हैं, वो बहुत उड़ रहे थे। और फिर उस उड़ान में ये कहा गया कि साहब अमित शाह से और देवेंद्र फडणवीस की बनती नहीं है, और उस ना बनने की वजह से इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। तो इससे एक ये संदेश जा गया कि साहब अगर इस तरह की जो बातें चल रही हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो पार्टी ये बात करती है कि उसके यहां इंटरनल डेमोक्रेसी है, बरक्स अगर कांग्रेस के देखा जाए, और जो पार्टियां परिवार से निकली और परिवार में ही फली बूढ़ी हैं, बड़ी हुई हैं, तो ये तो कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाएगा कि वहां डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं और अपने यहां डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं रखते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो एक बड़ी चीज जो है वो देवेंद्र फडणवीस को मिल गई, कम से कम जब उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा गया। ये एक बड़ी पहल हुई। और इस हिसाब से ये भी एक चीज निकल कर आई कि नहीं, अगर आप ओपिनियन अलग रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप बाहर हो जाएंगे या आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर आप गडकरी साहब जब बोल रहे हैं तो उनको क्यों निकाला गया, तो महाराष्ट्र से तो कोई एक ही हो सकता है, और देवेंद्र फडणवीस जाहिर तौर पर एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। और खास तौर से जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को अपदस्थ कर दिया, यह अपने आप में बड़ी राजनीतिक जीत है उनकी। तो ये एक बड़ा कारण रहा कि नहीं, अब इनको जो है आगे लाया जाए। और जाहिर तौर पर नितिन गडकरी की उनसे अगर तुलना की जाए तो युवा भी हैं देवेंद्र फडणवीस। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से देवेंद्र फडणवीस को चूंकि लाना था और वो तमाम जो अटकलें थी उन्हें खारिज करना था, तो इसलिए इनको रखा गया। और जब इनको लाया जा रहा था तो अब एक ही स्टेट से दो दो लोग, ये मुझे लगता है कि ये एक चीज खटकी होगी। एक तो ये बात थी। दूसरा, ये आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान, तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, और संभवतः मुख्यमंत्री अगर वहां है और पुनर्गठन हो रहा है तो ये भी आवाज उठती कि योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं लाया जा रहा, क्योंकि जब से दूसरा कार्यकाल मिला है योगी आदित्यनाथ को, तब से ये बात तो होने लगी है कि अब उनको संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए। तो अगर शिवराज सिंह चौहान बने रहते तो ये मांग और तेज उठती कि अब आप उनको बनाए हुए हैं, उनको आपने रखा हुआ है, तो आप योगी आदित्यनाथ को क्यों लेके आ रहे हैं। एक तो ये संभवतः बात रही होगी उनको उनकी विदाई का। और दूसरी बात जो ये चर्चा खूब चल रही है, अगर आप देखें कि कम से कम पॉलिटिकल सर्किल में
तो कि नहीं, अब जो है शिवराज सिंह चौहान को कभी कहा जाता है कि नहीं साहब अब उनकी कुर्सी गई, अब उनकी कुर्सी गई, इस तरह की जो तमाम चीजें हैं वो भी एक जो अटकलबाजी है। हो सकता है उस अटकलबाजी में भी कुछ दम हो, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि अगर इनको रखा जाएगा तो फिर ये जो योगी समर्थक खेमा है वो ये दावा करेगा कि अगर आप शिवराज सिंह चौहान को रख रहे हैं उस पर कि नहीं वो लगातार जीत करा रहे हैं, तो जिस उत्तर प्रदेश में तो अपवाद ही रहा है कि कोई सरकार दोबारा चुन कर आई हो और वो भी इतनी प्रचंड बहुमत से, तो वहां से आने वाले योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं रखा गया। संभवतः ये जो एक बात खड़ी होती, उससे बचने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया। अब उस पर एक अलग तरह की बहस छिड़ेगी कि वो जो शाह वर्सेस योगी और मोदी वर्सेस गडकरी, ये तमाम चीजें चलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उससे बड़ी चीज ये है कि अगर देखा जाए तो ये जो नई जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का पुनर्गठन हुआ है उसमें बड़ा क्षेत्रगत और राजनीतिक संतुलन बैठाया गया है, ताकि 2024 के लिहाज से जो अपना वोट बटोरने की जुगत है उसको एक हद तक पार किया जा सके। उससे इतर मुझे नहीं लगता कि इसमें और कोई अलग एंगल है। हाँ, अब वो मसला अलग है कि अगर आपकी अपनी एक अलग राय होगी, आपका एक अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो यही लगता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।